हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। 15 मई साल 2025 के करंट अफेयर है हमारे पास आज। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो मुझसे जीके जीएस कंप्लीट, तो आप सोशल साइंस का ये बैच ले सकते हैं। सीईटी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग, तो संपूर्ण बैच ले सकते हैं स्टार IQ एप्लीकेशन पे। कंप्यूटर के लिए भी आपको अलग से बैच मिल जाएगा स्टार IQ एप्लीकेशन पे। अभी मैं इस वीक में क्लास नहीं ले पाऊंगा, किसी भी बैच के अंदर कुछ कारणों की वजह से बिजी हूँ, कुछ कारणों कुछ कामों में। तो बाकी आप लोग बाकी क्लासेस जो प्रीवियस हो चुकी है उनको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप लोग जो है वो अगर हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक मिल जाएगी अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर, ओके। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए आज का पहला सवाल क्या रहेगा। नीरज चोपड़ा को किस नियम के अंतर्गत भारतीय टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी रेगुलेशन 1948 का पैरा 31 के अंतर्गत। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी रिसेंटली जो नीरज चोपड़ा है, इनको अभी रिसेंटली पद्म श्री भी इनको वैसे ऑलरेडी मिल चुका था। और इसी के चलते हुए जो ना इनके लिए इनका गांव जो है वो खंडरा पानीपत से संबंधित है, इनके लिए एक ऑफिशियली लेटर है वो जारी किया गया है अभी। नीरज चोपड़ा के बारे में अगर बात करते हैं तो हरियाणा के पानीपत के जेवलिन थ्रो है। और 2021 टोक्यो में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। 2024 के अंदर सिल्वर मेडल जीता था इन्होंने। भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय सेना में इन्होंने 2016 के अंदर नायब सूबेदार के पद पर आर्मी को ज्वाइन किया था। इससे पहले वो राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में सूबेदार थे। नया रैंक अब इनको मिला है, लेफ्टिनेंट कर्नल का मिला है। और जो टेरिटोरियल आर्मी रेगुलेशन 1948 के पैरा 31 के अंतर्गत मिला है। और ये उपाधि इनको दी है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ये नियम क्या कहते हैं सर। यह नियम सेना को यह अधिकार देता है कि वह देश के किसी प्रतिष्ठित नागरिक जैसे खिलाड़ी, वैज्ञानिक, समाज सेवी, इनको मानद उपाधि या कमीशन से जो है ना वो रैंक से सम्मानित कर सकता है। यह रैंक सिर्फ सम्मान के रूप में दी जाती है, लेकिन इससे जुड़े सैन्य गौरव और मान्यता वैलिड रहती है। ये मतलब सम्मान के लिए रैंक रहती है एक प्रकार से। आमतौर पर तो ये खिलाड़ी ही रहते हैं, ये फॉर्मल कमीशन रैंक बोलते हैं इसको हम लोग। तो 2021 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो करके। 2024 पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता 89.45 मीटर का जेवलिन थ्रो करके। 2025 में टेनिस खिलाड़ी हिमानी मोर से इनकी शादी भी हुई थी। 2025 में टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी ली है इन्होंने। इससे पहले भी टेरिटोरियल आर्मी में महेंद्र सिंह धोनी को, अभिनव बिंद्रा को, सचिन तेंदुलकर को एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन की मानद उपाधि मिली थी। महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि और अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, उन्हें भी सेना से सम्मान मिल चुका है ऑलरेडी। हाल ही में शंघाई चीन में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 5 से 11 मई तक जो हुई थी, उसमें भारत की ओर से कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत और टीम इवेंट में पदक जीतने वाले हरियाणा के किस खिलाड़ी ने प्रतिनिधित्व किया है। तो इनका नाम है ऋषभ यादव। ऑप्शन नंबर सी जो है सवाल का ठीक है। 5 से 11 मई तक चाइना के संघाई में ये हुआ था। और हरियाणा गुरुग्राम से संबंधित है। ये जो कांस्य पदक जीता था कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत इवेंट में, गोल्ड मेडल जीता था पूरी टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता देखो टीम इवेंट में, ऋषभ यादव भी है उसके अंदर, बाकी भी और इसमें शामिल है। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने, अकेले जीता है मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट के अंदर। इसमें भारत का रैंक दूसरा है, नंबर 1 पे साउथ कोरिया आया था आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के अंदर। और जो 2 मेडल लिए थे गोल्ड इसके अंदर भारत ने, और 4 लिए हैं इसमें ब्रॉन्ज, 1 लिया है सिल्वर। टोटल 7 मेडल है। हालांकि साउथ कोरिया के टोटल 7 है, लेकिन उसमें गोल्ड मेडल इसके साउथ कोरिया के ज्यादा है। 3 नंबर पे मैक्सिको है 1 गोल्ड मेडल के साथ में। अब वर्ल्ड आर्चरी के बारे में बात करते हैं तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो तुर्की के हैं। हालांकि ये देश हमारा कोई खास अभी दोस्त है नहीं, पहले भी नहीं, कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं था, लेकिन कोई दुश्मनी भी नहीं थी कह सकते हैं आप लोग। लेकिन अब तो पाकिस्तान की मदद करने के चलते हुए मान के चलिएगा मोटे तौर पे दुश्मनी ही है। हेडक्वार्टर इसका जो है ना स्विट्जरलैंड के अंदर है। स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1931 के अंदर।
अभी हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति भूषण रामाकृष्ण गवई ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2024 मामले में SC/ST वर्ग पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत की। यह निर्णय किसका एक उदाहरण है, किसका एक एग्जाम्पल है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बच्चा HCS की तैयारी कर रहा है उनके लिए। ऐसे तो आपको पता है कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। 51 नंबर के थे संजीव खन्ना साहब, 52 नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो है ना वो भूषण रामाकृष्ण गवई बन चुके हैं। तो इनका जो संबंध एक केस से रिलेटेड था, पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह 2024, तो इसका सही आंसर रहेगा वास्तविक समानता के लिए सकारात्मक कार्रवाई, पॉजिटिव एक्शन फॉर रियल इक्वलिटी। इसका मतलब ये था कि इस निर्णय में न्यायमूर्ति BR गवई ने सुझाव दिया था कि SC/ST आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इस प्रकार क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करना वास्तविक समानता यानी कि रियल इक्वलिटी को सुनिश्चित करना है, यानी कि पॉजिटिव एक्शन का एक एग्जाम्पल है। ये तो ठहरा आपके पेपर पर्सपेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन। अब इसकी डिटेल और बहुत सारी है। पहली तो बात 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगली बात यह है कि इससे पहले कौन से थे सर? संजीव खन्ना साहब थे। 13 मई 2025 को ये सेवानिवृत्त हो चले थे। 10 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया था। लगभग 6 महीने के ही लिए ही CGI रहे थे। 12 नवंबर को आए थे, आई थिंक 12 नवंबर को, 10 नवंबर नहीं 12 नवंबर को पदभार ग्रहण किया था। अगर मैं गलत हूं तो एक बार मुझे ठीक कर देना, शायद मुझे 12 नवंबर याद आ रहा है। खैर, और न्यायमूर्ति BR गवई के मुख्य निर्णय कौन कौन से रहे? नोटबंदी 2016 को वैलिड ठहराया था इन्होंने। अनुच्छेद 370 जो है इसको भी इन्होंने ठीक कराया ठहराया था, भी इसको हटा दिया गया। तो चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाली पीठ का भी हिस्सा यही थे। SC/ST पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत इन्होंने की थी। इनको अपॉइंट कौन करता है सर? देखो, अपॉइंट करने के लिए तो पूरा कॉलेजियम होता है, लेकिन शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति जी। और अनुच्छेद 124 का पार्ट 2 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति CGI की नियुक्ति करते हैं। सबसे वरिष्ठ जो होते हैं, जैसे मान लेते हैं टोटल जज है यहाँ पे 33 + 1 यानी कि 34 है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे सीनियर जज होता है उम्र के हिसाब से, उनको CGI बनाते हैं। तो इनकी उम्र कितनी होती है सर? इनकी उम्र इंडिया के पर्सपेक्टिव 65 है। इंडिया क्यों बोला मैंने? ऑस्ट्रेलिया होता तो 70 हो जाता, अमेरिका होता तो कोई उम्र की लिमिट ही नहीं है। और सीनियरिटी का क्राइटेरिया रहता है, वरिष्ठता का मापन होता है। सुप्रीम कोर्ट में सेवा की अवधि इसी पे ही निर्धारित होती है। अच्छा, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? भारत के नागरिक होने चाहिए, कम से कम 5 सालों तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे, या कम से कम 10 सालों तक हाई कोर्ट में वकील रहे हो, एडवोकेट रहे हो, और राष्ट्रपति की राय में एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये लीगल या प्रतिष्ठित न्यायविद भी होने चाहिए प्रेसिडेंट की नज़र में। इनका काम क्या होता है सर? देखो, रोस्टर के मास्टर के रूप में मुख्य न्यायाधीश विशेष पीठों को केस आवंटित करते हैं, सुनवाई की जो डेट है वो भी डिसाइड करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, CGI और टोटल 4 न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श होते हैं, जो शीर्ष या टॉप मतलब कह सकते हो आप लोग न्यायाधीश इन द सेंस की उम्र के हिसाब से सबसे ऊपर होते हैं वो। आर्टिकल 127 के अंतर्गत CGI तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं, एडहॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति की अनुमति से CGI सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली से जो है ना बेसिकली किसी और जगह पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं आपके। और इनको हटाना अगर हो तो विशेष बहुमत के साथ में पारित किया जाता है। पार्लियामेंट में कम से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए। दोनों, बहुत टफ प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। मतलब पहले जो है ना दोनों सदनों में बहुमत होता है, फिर कमेटी होती है, फिर कमेटी की रिपोर्ट आती है। बहुत लंबा प्रोसेस है यार। टफ इसलिए कर रखा है ताकि न्याय व्यवस्था पे सवाल ना उठ सके। सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है सर? 4 लाइनों में सुप्रीम कोर्ट का काम समझो। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट। इसके जो न्यायालय के जो भी डिसीजन होते हैं सभी कोर्ट के लिए मान्य होते हैं। कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ एंड कैन ट्रांसफर केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। इसके अलावा सुनोमोटो केस भी, सुनोमोटो केस मतलब खुद ही अपने आप ही वकालत कर लेते हैं इसकी। अभी रिसेंटली सोनीपत के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अभी रिसेंटली वो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाया था ना, तब सुनोमोटो केस का यूज किया गया उस पर। हाईकोर्ट का काम क्या है सर? कैन हियर अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। इससे नीचे कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनकी अपील सुनता है ये। फंडामेंटल राइट्स की, अच्छा फंडामेंटल राइट्स की दोनों की रक्षा करते हैं। इसमें रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, इसमें रिट जारी किया करता है 226 के चलते हुए।
और कैन डील विद केस विद इन द जो आपका स्टेट वाले जो केस होते हैं, जुडिकेशंस का एरिया होता है, और के साथ साथ कंट्रोल ओवर कोर्ट बिलो इट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के केस है उनको हैंडल करते हैं, लोअर कोर्ट्स वगैरह के लिए क्रिमिनल कोर्ट आते हैं, सिविल जजेस के मामले होते हैं वो जनरली सब ऑर्डिनेट कोर्ट में चले जाते हैं। तो इनकी ये अथॉरिटी की मतलब सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट, ऐसे इनकी हायरार्की है। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 से हुई थी और इसको 28 जनवरी से काम करने लग गया था, तो कब के 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का बर्थडे मानते हैं हम लोग। और के साथ साथ जो है ना एक आर्टिकल 124 से 147 के बीच में आता है, टोटल 34 इसमें जो है वो जजेस होते हैं और अपीलीय और मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। लैंग्वेज केवल इंग्लिश है। और इसके साथ साथ जो है ना आपको याद रखना है कि अभी 52वें मुख्य न्यायाधीश जो हमारे बने उनको शपथ दिलवाते हुए भारत के राष्ट्रपति जी कब तक रहेंगे सर इस पद पे? ये 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जो है ना ये प्रमोट हुए थे। इनका जन्म हुआ है 24 नवंबर 1960 को। जस्टिस गवई दूसरे चीफ जस्टिस है जो एससी समुदाय से है, बौद्ध समुदाय को भी संबंध रखते हैं। ये अमरावती महाराष्ट्र, एक तो आंध्र प्रदेश में पर ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में वकील के रूप में प्रैक्टिस की थी। 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए थे। 2019 में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने थे। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 का राफेल डील है उसमें महत्वपूर्ण फैसले में इनका नाम शामिल है। नोटबंदी को वैलिड ठहराया था। ईडी निदेशक के कार्यकाल का अवैध विस्तार 2023। बुलडोजर कार्रवाई, ये एक बड़ी खास कार्रवाई थी। 2024 में जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा था कि केवल आरोपी या दोषी होने के आधार पर आप किसी की प्रॉपर्टी को ध्वस्त नहीं कर सकते, ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कार्रवाई बिना कानूनी प्रक्रिया नहीं कर सकते, अगर होती है तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा इसका। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई 2022 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था, यह मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा वणियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था। तमिलनाडु सरकार के वणियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ भेदभाव था एक प्रकार से। और तीस्ता सेतलवाड़ को जमानत 2023 में जस्टिस गवई की पीठ ने ही जो है ना गोधरा दंगों से संबंधित मामलों में नियमित जमानत दी थी इन्होंने। इसके अलावा जो सार्वजनिक अधिकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनकी बेंच का हिस्सा था, जिसमें निर्णय था कि मंत्रियों को सार्वजनिक अधिकारी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इन पे कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। फैमिली फोटोज है इनका। ये 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे और 1985 में बार में रजिस्ट्रेशन करवाया था। 87 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज राजा एस भोंसले के साथ काम किया। 1990 में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। 92 से 93 तक महाराष्ट्र नगर निगम और यूनिवर्सिटी में परमानेंट लॉयर और असिस्टेंट लॉयर रहे। 2000 में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में काम किया। 2003 से 5 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज और परमानेंट जज रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और फाइनली भारत के सीजेआई बन चुके हैं ये। ऐसे ही भारत में हाई कोर्ट की बात करते हैं तो टोटल 25 हाई कोर्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में कभी और मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में आज के जो आपके होमवर्क में बताता हूं मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बात कि चलो हमारे भारत के अंदर हाई कोर्ट कितने हैं? टोटल 25 है ना। 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना था ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बता ही देता हूं। हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है सर? हाई कोर्ट का आर्टिकल 214 से 231 के बीच में है। और भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट जो है ना वो है मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। ये तीनों आए थे 1862 में एक साथ आए थे। बॉम्बे के अंडर कौन कौन से आते हैं? देखो आर्टिकल 231 ये कहता है कि 2 या 2 से ज्यादा का एक हाई कोर्ट हो सकता है राज्यों का। तो महाराष्ट्र का, गोवा का, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का एक साथ ही आता है। इनकी पीठ भी बैठती है मुंबई में और नागपुर, औरंगाबाद और पणजी के अंदर, मतलब हेडक्वार्टर के अलावा कहीं और सुनवाई होती है तो वो जगह वो है। कलकत्ता वाले में वेस्ट बंगाल आता है, अंडमान निकोबार आता है। मद्रास वाले में तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। इलाहाबाद ये बहुत पुराना और बड़ा हाई कोर्ट में से एक जाना जाता है आपका। सबसे पुराना तो नहीं है लेकिन सबसे पुराने में 2 नंबर पे यही आता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट।
ऐसे आपको मर्ज वाले बताता हूं मैं, जैसे गुवाहाटी है, गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश है। एक अपना पंजाब हरियाणा का तो हो ही गया है मर्ज। इसके अलावा जम्मू कश्मीर वाला भी आपका मर्ज हो गया है। सबसे लेटेस्ट वाले यही हैं आपके, ठीक है, 2019 के हैं, तो याद रखना। आंध्र प्रदेश 1 जनवरी 2019 को, उसके बाद में 2019 के अंदर ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग किए थे, तो इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया था फिर, ठीक है। चलो, अब आपका होमवर्क का क्वेश्चन तो बदल गया, क्योंकि होमवर्क को तो मैंने क्लास वर्क में ही कर लिया। अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि हमारा जो हरियाणा राज्य है, इस हरियाणा राज्य के अंदर जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है, मतलब अपना, उसके कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कि भारत में सुप्रीम कोर्ट के भी बाद में जज बने थे, मतलब सीजीआई बने थे, ये बताना जरूर मुझे। बहुत अच्छा सवाल पूछा मैंने आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का सेशन था। शुक्रिया सभी को, राधे राधे।